नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 सीट पर कल वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीट पर कल मतदान होना है। 5वें चरण की 14 लोकसभा सीट जिस पर कल वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियां यहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए हर मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मतदान स्थल पर गर्मी से बचाव के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्र और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों के लिए जरूरी सुविधाओं को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 14 वो संसदीय क्षेत्र, वो संसदीय सीट जहां पर कल मतदान होना है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी लोकसभा सीट। इनमें से 10 सीट सामान्य की श्रेणी में है, 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूपी में लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है। बहुत ही अहम है ये चरण, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कई वीआईपी सीट हैं जहां पर कल मतदान है, जहां पर लखनऊ वीआईपी सीट, रायबरेली, अमेठी भी वीआईपी सीट, कैसरगंज पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि यहां कौन बाजी मारता है। कई ऐसी सीट हैं जहां पर हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी के सांसद मैदान में उतरे हैं। इन सभी सीटों का हाल जानेंगे और कौन कौन सी वीआईपी सीट है, वहां के समीकरण क्या है, विपक्ष कितनी टक्कर देता दिख रहा है। इन सभी मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। कल सुबह 6 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कल सुबह 7 बजे से अमित गंजू जालौन से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग जिले से हमारे तमाम सहयोगी वहां की स्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। अमित गंजू जालौन से हैं, ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं मोहनलालगंज सीट के बारे में भी इनसे जानकारी हम लेंगे। मोहन कुमार रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। बदले हुए समीकरण क्या कह रहे हैं रायबरेली में, हाल जानेंगे मोहन से। देवमणि त्रिपाठी गोंडा से हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित गंजू का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। अमित गंजू से जानते हैं कि क्या हाल है इस वक्त जालौन का। अमित, आपको आवाज मिल रही है तो ये बताइए जालौन की स्थिति क्या है। कल अब सुबह सुबह मतदान की शुरुआत हो जाएगी। जिस राजनीतिक दल को, जिस उम्मीदवार को जितनी मेहनत करनी थी, सबने वो मेहनत कर ली है। अब बारी जनता की है। देखिए, बड़ा आपने अहम सवाल किया और निश्चित तौर पर उसी में जवाब भी है, क्योंकि कल देखिए 5th फेज की अगर हम बात करें तो कल यहाँ 14 जिन जगह होना, उसमें बुंदेलखंड का ये अहम सीट हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ धरती इस वक्त हॉट है। टेम्परेचर की बात की जाए 40 डिग्री टेम्परेचर अभी भी है। 5:30 बजे का वक्त है और ऐसे में न्यूज 18 टीम कोठौन है। ये सबसे इंटीरियर जगह है जालौन की। अगर हम बात करें कोठौन की, कालपी की बात करें, हम बात करें जालौन की, या हम बात करें कोंच की, तो सभी जगह नेताओं ने, जो हम बात करें बीजेपी की पार्टी के जो भानु प्रताप हैं, अपनी फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और अब अभी भी बीजेपी के एक सीनियर लीडर्स में इनका नाम शामिल है और इसके अलायंस के कैंडिडेट है। इसी बुंदेलखंड की इसी धरती पर जहां एक और 2 युवाओं की जोड़ी ने रैली की थी उरई में, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी यहाँ एक सभा की थी। और इसके अलावा यहाँ छोटी बड़ी मिला के 28 से ज्यादा सभाएं हो चुकी हैं। अगर बात की जाए विधायकों की, तो विधायकों ने पूरा पसीना बहाया है, जबकि तापमान 45 डिग्री आज रहा और कल प्रचार का आखिरी दिन, कल तक खूब पसीना बहाया। और अब डोर टू डोर लोगों को बताने का, पर्चियां पहुंचाने का तमाम। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इस बुंदेलखंड की धरती पर क्या जिन्होंने मेहनत की है उसका कितना रिजल्ट है वो तो 4th को पता चलेगा, लेकिन क्या मेहनत की है उसके कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन दिखेंगे। हालांकि जिस तरह कि आपने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की है जो पोलिंग पार्टीज में, हम लोग जहां खड़े हैं, देखिए यहां अंदर सुरक्षा के क्योंकि पुख्ता इंतजाम है, अंदर फोर्स लगाया गया। अंदर इलेक्शन कमीशन ने विशेष ध्यान ये रखा है कि कर्मचारियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए मेडिकल किट दी, इसमें इलेक्ट्रॉल ओआरएस घोल दिया, इसके अलावा पेन किलर एक दी है जिसमें एक पैरास्मॉल दिया है और इसके अलावा कॉटन दिया है और स्ट्रिप्स दिए, स्ट्रॉ दिया और जो एक शैशेज होते हैं 2 दिए, एनर्जी शैशेज जेल कहते हैं, वो दिया ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुबह
6 बजे के आसपास यहां से स्टार्ट होकर 7 o'clock से पोलिंग स्टार्ट होगी, जो 6 o'clock पर वाइंड अप होगी। जी मेनका जी। तो ये तमाम इंतजाम किए गए हैं, जनता अपनी तरफ से तैयार है, दूसरी तरफ तैयारी चुनाव आयोग की गई है। गर्मी को मात देने की भी कोशिश चल रही है ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ऋषभ का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, लखनऊ में राजनाथ सिंह, बीजेपी का गढ़ माना जाता है लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ सिंह तक लगातार यहां से जीतते आए हैं। क्या समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा उन्हें टक्कर देते दिख रहे हैं? क्या गढ़ में सेंधमारी हो सकती है? क्योंकि 2022 में 2 विधानसभा सीट पर कब्जा समाजवादी पार्टी ने बना लिया था। देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं और यहाँ पर अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, जैसे आपने पहले भी कहा, बिल्कुल सही बात है ये कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2 बार से राजनाथ सिंह यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं, उनकी हैट्रिक की तैयारी है। और अगर स्थानीय स्तर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उनके जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यही कहते हैं कि हम लोगों को इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना है, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा के समर्थन में हजरतगंज में एक रोड शो किया, अच्छी खासी भीड़ जुटी थी, माहौल बनाने की कोशिश की गई। रविदास मेहरोत्रा अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यहाँ के विधायक है, जाना माना नाम है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लिहाजा उसका भी उनको कहीं ना कहीं से फायदा जरूर मिलेगा, एक अच्छी लड़ाई जरूर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं, चूंकि कल 14 जिलों में है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर ले तो बहराइच बलरामपुर का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर अलग तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 30 कंपनी पीएसी और 235 कंपनी करीब पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। 9000 करीब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर है, 50,000 से ज्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स की कल के पूरे चुनाव में सुरक्षा के लिहाज से तैनाती की जाएगी। आज अभी की अगर मैं बात कर लूं, मैं गोमती नगर के एक बूथ पर हूं, सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज है, यहाँ इसको आदर्श बूथ बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है, जो पोलिंग से जुड़ी हुई टीम है वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रही है। कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम है उससे कैसे निपटा जाए, इसको आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ पे अंदर टेंट वगैरह लगाया गया है ताकि लोगों को धूप से कुछ राहत मिल सके, पीने के पानी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किए जा रहे हैं, वो दिख रहे हैं। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो मौसम है ये कहीं से भी मतदान को प्रभावित ना कर सके। पूरा जिला प्रशासन इसके लिए लगातार मेहनत कर रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान की थ्योरी की आगे बढ़ाया जाए और सुबह ठंडे में ज्यादा से ज्यादा लोग वाकई ऋषभ, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई और चिंता का विषय है। साल दर साल अगर हम देखें, चुनाव दर चुनाव देखें, तो मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मौसम भी एक बहुत बड़ा इसमें कारण हो सकता है जिसे मात देने की कोशिश चल रही है। मोहनलालगंज सीट पर भी आप हाल बताएं, वहां पर कौशल किशोर वो हैट्रिक लगाने के लिए उतर रहे हैं। आरके चौधरी उन्हें पटखनी देने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में है। वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी से सवर्णों का एक वर्ग है जो जिसका प्रभाव है मोहनलालगंज में, वो नाराज चल रहा है। तो यादवों के एक वर्ग को बोला जा रहा है कि वो एसपी से नाराज चल रहे हैं। देखिए, कौशल किशोर, मोहनलालगंज सीट की बात कर लेते हैं, सुरक्षित सीट है। कौशल किशोर पिछली बार भी वहां से जीते थे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जमीन से जुड़े नेता हैं। तो वही आरके चौधरी भी इस बार वो इंडिया अलायंस से वहां पर है। और जो एक जाति विशेष, चूंकि वो पासी जाति का वो एक क्षेत्र है जहां जिसके एक बड़े नेता के तौर पर कौशल किशोर भी रहे हैं और आरके चौधरी की भी वहां पर अच्छी खासी पैठ रही है। लेकिन चूंकि केंद्रीय मंत्री होने के नाते कौशल किशोर, जाहिर सी बात है, उनका थोड़ा सा एज ओवर है। उनकी पत्नी वहां से एक विधानसभा से वहां से विधायक भी हैं, लिहाजा उनको भी कहीं ना कहीं से उसका फायदा मिलता है। लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है वो समाजवादी पार्टी के डोमिनेंस में रहने वाला इलाका भी है, लिहाजा आरके चौधरी, चूंकि वो इंडिया अलायंस में है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, लिहाजा आरके चौधरी के साथ उनकी एक बड़ी क्लोज फाइट, एक नेक टू नेक फाइट देखने को जरूर मिल रही है। हालांकि अभी भी, जैसा आपने भी कहा और मैं भी उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, कि जो लो पोलिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं से एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि मोहनलालगंज क्षेत्र में काफी रूरल एरिया आता है। कैसे जो रूरल वहां ग्रामीण इलाकों के जो मतदाता हैं उनको कैसे निकाला जाए, पोलिंग बूथ से लाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में जो पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक उनकी जो एक
पूरा संगठन है वो लगे हुए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उनके वोटर्स को बाहर निकाला जाए और वोटिंग करवा जाए। एक अच्छी फाइट मोहनलालगंज में देखने को जरूर मिलेगी। मोनिका, तो अच्छी फाइट मोहनलालगंज में देखने को मिलेगी। कौशल किशोर को चुनौती देते INDIA गठबंधन के उम्मीदवार दिख रहे हैं। अश्विनी का रुख कर लेंगे, झांसी से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, झांसी में प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया। झांसी और पूरे बुंदेलखंड की बात कर ली जाए तो उस पर यूपी सरकार की भी नजर है, उस पर केंद्र सरकार की भी नजर है। कई योजनाओं की शुरुआत बीते 10 साल में केंद्र की ओर से की गई। इस पूरे बुंदेलखंड को लेकर कई योजनाओं की शुरुआत की गई है और अब उसी का हवाला देकर यहां पर वोट की अपील बीजेपी कर रही है। विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। जहां से पहले उमा भारती और अब जो मौजूदा सांसद हैं वो फिर से यहां पर चुनाव मैदान में है। उन्हीं पर भरोसा पार्टी ने जताया है। कैसी फाइट वहां दिख रही है, कितनी बड़ी आबादी में वहां पर मतदाताओं की आबादी है और कैसा रुझान दिख रहा है? बिल्कुल, झांसी में 21,60,000 मतदाता इस सीट के लिए अपना नया सांसद चुनेंगे। आप समझ सकते हैं कितने बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो इस सीट के लिए अपना नया सांसद चुनेंगे। मुकाबला गठबंधन के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन और जो भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा, उनके बीच सीधा टक्कर बताया जा रहा है। झांसी में तमाम जो परियोजनाएं चलाई गई, पानी वाली परियोजना चलाई गई, इसके अलावा तमाम विकास कार्य हैं। इनके दम पर जो भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा वो वोट मांग रहे हैं। वही जो भाजपा जो प्रत्याशी गठबंधन के हैं प्रदीप जैन, अपनी जो पुराना कार्यकाल रहा है यूपी सरकार का, यहाँ केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने तमाम विकास कार्य कराए, उसकी दम पर वोट मांग रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो आज शाम तक नहीं अभी तक चला है। अब जब कल मतदान होने जा रहा है, ऐसे में झांसी ललितपुर सीट की बात की जाए या जालौन गराठा सीट की बात की जाए तो दोनों ही सीटों पर जो मतदाता हैं वो कल क्या फैसला सुनाएंगे, इसको लेकर फिलहाल इंतजार करना पड़े कल मतदान का। और जब 4 बजे उनको काउंटिंग होगी तब सामने आएगा। हमारे साथ कुछ लोग इस सीट से जुड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं आखिर किस तरीके के समीकरण अभी तक बने हैं, इसके बाद कल क्या होगा बताएंगे। ये बताइए, अगर हम बात की जाए आप मौजूदा आज शाम तक के, तो क्या हालात बने और कल क्या कुछ बदलने का है? नहीं, देखिए, अब तो बदलने का कोई चांस नहीं है। मतदाता चूंकि अपना मन बना चुका है और कल चुनाव प्रचार भी एक तरह समाप्त हो गया था, तो इस बात की ओर नहीं जा सकते कि अब मतदाता अपना मन बदलेगा। हाँ, ये बात पहले होती थी कि कई सालों पहले के मतदाता अपना लास्ट टाइम पे मन बदलता था, लेकिन इस बार मतदाताओं ने अपना रुख बना रखा है और कहीं ना कहीं गठबंधन प्रत्याशी जो प्रदीप जैन आदित्य हैं वो भाजपा के प्रत्याशी को अब कई टक्कर दे रहे हैं और उनका चुनाव मजबूत होता जा रहा है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। आपको क्या लगता है कि इस बार समीकरण कुछ बदल जाएंगे या 19 की स्थिति वही रहेगी या फिर कोई बड़ी परिवर्तन? जैसे कि अभी देखा जाए काफ़ी दिन से चुनाव प्रचार चल रहे हैं, काफ़ी जनता जागरूक भी है, लेकिन कारण ये है कि अब जो लास्ट समय आ गया है, लास्ट समय में दोनों पार्टियां, गठबंधन की पार्टियां, प्रदीप जैन जी हैं और भाजपा से अपने अनुराग शर्मा जी हैं, दोनों का जो प्रचार रहा और सारी रही व्यवस्थाएं, उसको लेते हुए देखने में ये है कि चुनाव फंस चुका है। झांसी ललितपुर का जो चुनाव है पूरी तरीके से फंस चुका है। अब किस तरफ जनता रुख करती है, क्या चाहती है, वो जनता के ऊपर में। अब क्योंकि आज लास्ट है और कल वोटिंग होनी है, तो देखिए कि जनता को इस समय मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि घर पे लेटकर और एसी में सोने से कोई मतलब नहीं है। जागरूक हो चुके हैं तो जागरूक होकर वोट दीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, घर पे पड़े रहने से कोई मतलब नहीं। और न्यूज़ 18 भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि गर्मी की वजह से या किसी और वजह से, किसी भी बहाने की वजह से आप मताधिकार का इस्तेमाल करने से खुद को रोके नहीं, क्योंकि ये वो वक्त है जब आप अपने हक का इस्तेमाल कर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और अगले 5 साल के लिए अपने भविष्य, अपने परिवार के भविष्य का चयन आप करने वाले हैं। अगली रायबरेली का रुख कर लेते हैं, रायबरेली की बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मोहन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रायबरेली से। मोहन, रायबरेली में भी समीकरण ना बहुत बदले बदले से दिख रहे हैं। सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव मैदान में नहीं है, वो राज्यसभा गई, उसके बाद राहुल गांधी उनकी जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात तो गांधी परिवार की ही है, लेकिन सोनिया गांधी से का यहां से हटना, राहुल गांधी का वायनाड के साथ साथ रायबरेली से लड़ना, वो भी अमेठी जो पिछली बार वो हार गए उसे छोड़कर रायबरेली को चुनना, क्या कोई असर डाल रहा है वहां के समीकरण पर? बीजेपी ने भी पूरी ताकत वहां के लिए लगाई हुई है। जी मेनका, जिस तरीके से सोनिया गांधी अभी चुनाव प्रचार के एक दिन जब बंद हुआ है परसों, तो कल जब बंद हुआ है, परसों उन्होंने रायबरेली की जनता से एक भावुक अपील की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा रायबरेली को सौंप रही हूं
और राहुल आपको निराश नहीं करेगा। और उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी रायबरेली में दूसरी जनसभा की। तो जहां तक प्रयास की बात की जाए तो प्रयास दोनों ही पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से किया है। और जो बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया, लोगों से कहा है कि अगर हमको रायबरेली और अमेठी की सीट मिल गई तो हम ये मानेंगे कि रायबरेली हमारा 400 पार पूरा हो गया। और रही बात राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने की, तो आज रायबरेली में कुछ माइलस्टोन देखे गए हैं रायबरेली में, जो ये बता रहे हैं कि रायबरेली से वायनाड की दूरी 2000 किलोमीटर है। तो कहीं न कहीं ये जो माइलस्टोन लगे हैं रायबरेली के अलग अलग हिस्सों में, तो इसको भी प्रचार की और बीजेपी की रणनीति से लोग यहाँ के लोग देख रहे हैं। जी, पता चला कुछ मोहन कि वो माइलस्टोन लगाए किसने है? क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक या आम लोग किसने लगाए, और क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी इस बात की प्रशासन जानकारी कर रहा है कि आखिर ये माइलस्टोन किसने लगाए, क्योंकि ये जो रोड है वो एनएच की रोड है। ये किसने लगाए हैं, किसी संगठन के द्वारा, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस मसले ने रायबरेली की लड़ाई को और रोचक जरूर बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी हो गई है 5वें चरण को लेकर। गर्मी जो एक बहुत बड़ी समस्या और कह सकते हैं कि विलेन बनकर सामने दिख रही है हमें वोटिंग परसेंटेज के मामले में, तो उस गर्मी को मात देने की भी तैयारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से। तो आप अपने से निकले बाहर और जरूर मतदान में हिस्सा ले, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर कर्तव्य को जरूर पूरा करें। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।